हेलो विद्यार्थियों। विद्यालय संबंधित लिंग आधारित हिंसा के विषय पर इस प्रस्तुतिकरण में आपका स्वागत है। हम हिंसा के जैसे गंभीर मुद्दे पर आज इसलिए ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि इसका असर हम सब पर पड़ता है। विद्यालय में हिंसा और छेड़खानी की घटनाओं की वजह से बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं और अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, और इस कारण उन्हें सुरक्षित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का मूलभूत अधिकार भी प्राप्त नहीं होता। सन 2015 में स्थायी विकास लक्ष्यों के तहत विश्व के नेताओं ने बच्चों के विरुद्ध हिंसा को सन 2030 तक समाप्त करने का वचन दिया है। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक दंड को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का एक रूप माना गया है। इसे गैर कानूनी बताते हुए ऐसा करने वाले के लिए सजा भी तय की गई है। इस सत्र में हम विद्यालय संबंधित लिंग आधारित हिंसा क्या है, यह कहाँ, कैसे और किस हद तक होती है और इसका विद्यार्थियों पर क्या असर पड़ता है, यह सब समझेंगे। एक विद्यार्थी के रूप में आप स्वयं तथा अन्य विद्यार्थियों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं और सहायता पाने के लिए किन तंत्रों या सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। आपको उन कानूनों की जानकारी भी दी जाएगी जो आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति विद्यालय संबंधित लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए क्या कर सकता है। हम समझेंगे कि स्कूल संबंधित लिंग आधारित हिंसा क्या है, इसका प्रसार कितना है और यह कैसे छात्रों को प्रभावित करती है। हम इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि आप स्वयं इसका सामना कैसे कर सकते हैं एवं दूसरों के बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। आप सहायता प्राप्त करने के लिए और इसकी रोकथाम के लिए जिन प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आपको उन कानूनों के बारे में भी सूचित किया जाएगा जो आपके बचाव के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले हमें प्रस्तुतिकरण में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द समझने होंगे। लिंग यानी सेक्स हमारे जननांगों पर निर्भर करता है। यह प्राकृतिक और जैविकीय रूप से निर्धारित होता है। यह सामान्यतः पुरुष या स्त्री यानी मेल या फीमेल के तौर पर हमारे जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखा होता है। लिंगित्व यानी जेंडर समाज द्वारा बनाई गई एक धारणा है। बच्चों व वयस्कों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लिंग यानी सेक्स के अनुसार समाज द्वारा निश्चित तौर तरीकों को अपनाएं और उसी तरह सोचें, व्यवहार करें और जिएं। विभिन्न मानवीय विशेषताएं व व्यवहार पुरुष या स्त्रियों जैसे माने जाते हैं और हर व्यक्ति से उसी तरह के आचरण की अपेक्षा की जाती है जो उसके लिंग से मेल खाता हो। इस तरह एक बच्चे को लड़का या मर्द बना दिया जाता है और एक बच्ची को लड़की या औरत बनाया जाता है। महिला, औरत, मर्द जैसे शब्द व्यक्ति के जेंडर का उल्लेख करते हैं। लिंग आधारित पहचान एक आंतरिक एहसास है जिससे बच्चे को लड़का या लड़की होने का एहसास होता है। यह सामान्यतः व्यक्ति के सेक्स या जननांगों से मेल खाता है, लेकिन कभी-कभार व्यक्ति की लिंग आधारित पहचान उसके सेक्स से मैच नहीं करती है। ऐसे व्यक्ति को ट्रांसजेंडर या विपरीत लिंगी पहचान का माना जाता है। इन व्यक्तियों का शरीर पुरुष का हो सकता है, लेकिन वे भीतर से एक औरत की तरह महसूस करते हैं, या इसके विपरीत भी हो सकता है, यानी शरीर स्त्री का है पर आंतरिक एहसास एक पुरुष होने का है। लिंग आधारित भूमिका एक सामाजिक सोच है जिसके अंतर्गत आपका परिवार, पड़ोसी, विद्यालय, दोस्त, मीडिया इत्यादि आपको यह बताते हैं कि आपको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं, वो भी इसलिए क्योंकि आप पुरुष अथवा स्त्री के रूप में पैदा हुए हैं। इस स्लाइड पर अंतिम चित्र में एक लड़की को पुरुष के साथ कुश्ती लड़ते हुए यानी रूढ़िगत परंपराओं को तोड़ते हुए दिखाया गया है। यूनेस्को के अनुसार विद्यालय आधारित हिंसा का संबंध
हिंसा के उन समस्त प्रकारों से है जो शैक्षिक संदर्भ में, विद्यालय परिसर में या विद्यालय आते और जाते समय या आपात परिस्थितियों में होती है या जिसके घटने का डर होता है। इसके परिणाम स्वरूप छात्रों को शारीरिक, यौन अथवा मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचता है। विद्यालय संबंधित लिंग आधारित हिंसा वो यौन, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक हिंसा है जो विद्यालय में या उसके आसपास लैंगिक मानकों और रूढ़िवादिता एवं बलशालिता का सिद्धांत लागू करने वाले लोगों द्वारा की जाती है, जो व्यक्ति लिंग के आधार पर समाज द्वारा निर्धारित नियमों जैसे कि लिंग आधारित कपड़े पहनना, व्यवहार या कार्य करने का पालन नहीं करते हैं, वे प्रायः इस प्रकार की हिंसा का शिकार बनाए जाते हैं। लिंग आधारित पहचान अथवा यौन व्यवहार आधारित हिंसा को इंग्लिश में होमोफोबिक हिंसा भी कहा जाता है। लिंग आधारित पहचान एक लड़की या लड़का होने का आंतरिक बोध है। यौन अभिमुखीकरण या व्यवहार का मतलब रोमांटिक या यौन आकर्षण से है, जो एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति के प्रति अनुभव करता है। उदाहरण स्वरूप, इतर लिंगी या हेट्रोसेक्सुअल व्यक्ति जो अपने से विपरीत लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है। समलिंगी या होमोसेक्सुअल व्यक्ति जो समान लिंग के व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है। यौन व्यवहार आधारित अल्पसंख्यक समूह के व्यक्तियों जैसे कि होमोसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर पहचान के लोगों को प्रायः अपने हाव-भाव या पहचान के अनुसार व्यवहार करने के कारण हिंसा का सामना करना पड़ता है। ऐसा विद्यालयों में भी होता है। बाद में इस सत्र में हम उन रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे जो विभिन्न प्रकार की हिंसा को दर्शाती हैं। लिंग आधारित हिंसा विद्यालयों में, उसके आसपास, विद्यालय के रास्ते में या उस समुदाय में जहां बच्चे रहते हैं घटित हो सकती है। यह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या लैंगिक हिंसा के रूप में होती है। विद्यालय में लिंग आधारित हिंसा का एक उदाहरण है किसी विद्यार्थी की शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करना। घर में यह पत्नी के साथ मारपीट या लड़की होने की वजह से भेदभावपूर्ण व्यवहार के रूप में हो सकती है। जब समुदाय बाल विवाह को नहीं रोकता है, तब वह बच्चे पर लिंग आधारित हिंसा की अनुमति देता है। सोशल मीडिया, ईमेल और मोबाइल फोन ऐसे मंच हैं जहां साइबर बुलिंग, लगातार फॉलो करके तंग करना या मानसिक रूप से पीड़ित करने की घटनाएं होती हैं। साइबर से तात्पर्य इंटरनेट की दुनिया से है। साइबर उत्पीड़न या गुंडागर्दी के अंतर्गत सोशल मीडिया में दोस्तों की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करना या अश्लील संदेश भेजना या अश्लील कॉल करना शामिल है। साइबर उत्पीड़न का उदाहरण है एक लड़के को एक लड़की द्वारा गे यानी समलिंगी इस कारण कहा जाना क्योंकि उस लड़के के बाल लंबे हैं, और जल्दी ही अन्य दोस्तों का लड़की के कमेंट के साथ जुड़कर उस लड़के का मजाक बनाना। लिंग आधारित हिंसा की घटनाएं सामान्यतः उन स्थलों में होती हैं जहां निगरानी करने वाला कोई नहीं होता। ये शौचालय या खेल के मैदान भी हो सकते हैं, जहां बच्चों को बिना किसी निरीक्षण के जाने या खेलने की अनुमति दी जाती है। ये एकाकी विभाग, कक्ष, खाली या अंधेरे गलियारे या सीढ़ियों जैसे अन्य स्थान भी हो सकते हैं, जहां कोई विद्यार्थी अथवा वयस्क बिना किसी को पता चले किसी दूसरे को हिंसा का शिकार बना सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न स्थानों पर हमारे परस्पर सामर्थ्य या बल आधारित संबंध बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, लड़कियां और लड़के कक्षा में, जहां दोनों की ही संख्या लगभग बराबर है, सुरक्षित महसूस करते हैं और एक दूसरे के प्रति शिष्ट रहते हैं, पर एक अकेली लड़की खेल के मैदान या गलियारे में लड़कों के समूह के पास से गुजरते हुए असुरक्षित महसूस कर सकती है। ऐसा किसी अकेले लड़के के साथ भी हो सकता है। इसी प्रकार छोटे बच्चे सभा में सुरक्षित महसूस करते हैं, किंतु शौचालय के नजदीक किसी बड़े लड़के के पास से गुजरते हुए असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यही बात स्टाफ और विद्यार्थी के परस्पर संबंधों में भी लागू होती है। समय और जगह के संदर्भ जैसे कि खाली कक्षा, गलियारा, खेल का मैदान
बस आदि हमारे सामर्थ्य और सुरक्षा के भाव को बदल सकते हैं। जब हिंसा किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाती है, तो वह कक्षा या विद्यालय में दूसरों की उपस्थिति में भी की जा सकती है। लिंग आधारित हिंसा 3 प्रकार की होती है: शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और लैंगिक। शारीरिक हिंसा बलपूर्वक शरीर को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है। इसमें शारीरिक दंड और मारपीट शामिल है। जब दर्द या तकलीफ पहुंचाने के उद्देश्य से बल का प्रयोग किया जाता है, तो उसे शारीरिक दंड कहते हैं। शारीरिक दंड प्रायः विद्यार्थियों को खराब शैक्षिक प्रदर्शन या दुर्व्यवहार करने पर दिया जाता है। इसमें धक्का देना, लात मारना, नोचना, बाल खींचना अथवा विद्यार्थी को असुविधाजनक तरह से खड़ा करना शामिल है। डराना, धमकाना या बुलिंग आक्रामक व्यवहार है जो सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। इसमें दूसरों को क्षति पहुंचाने या आतंकित करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। इसमें छेड़छाड़, मजाक उड़ाना, ताने कसना, नीचा दिखाना, शारीरिक हिंसा, सामाजिक बहिष्कार एवं किसी को एकाकी कर देना शामिल है। मनोवैज्ञानिक हिंसा के अंतर्गत मौखिक, भावनात्मक पीड़ा व मानसिक दंड पहुंचाना आता है। यह किसी को अलग-थलग या एकाकी करने, बहिष्कृत करने, उपेक्षित करने, अफवाह फैलाने, झूठी बातें गढ़ने, गलत नाम पुकारने, उपहास करने, अपमान करने और डराने धमकाने के रूप में किया जाता है। लैंगिक या यौन हिंसा के अंतर्गत यौन मुद्दों पर डराना या धमकी देना, यौन उत्पीड़न, अवांछित स्पर्श, जबरदस्ती यौन संबंध तथा यौन आक्रमण सम्मिलित हैं। यह यौन टिप्पणी या बातचीत, अनुचित तस्वीरों को लेना या साझा करना, गलत या अनुचित तरीके से छूना अथवा किसी को यौन संबंध के लिए दबाव डालने के रूप में किया जाता है। यह किसी भी लिंग के बच्चों के साथ हो सकता है। लिंग आधारित हिंसा के विभिन्न प्रकार एक दूसरे से जुड़े हैं और अक्सर एक साथ किए जाते हैं। शोध के अनुसार लड़कियों पर मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, यौन हिंसा तथा उत्पीड़न की संभावना अधिक होती है, जबकि लड़कों को शारीरिक दंड ज्यादा दिया जाता है और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इसे मर्दों की तरह सहें। अब हम विद्यालय संबंधित लिंग आधारित हिंसा को समझने के लिए कुछ खबरों को देखेंगे और विचार करेंगे कि हमारे अपने विद्यालय में क्या हो रहा है। क्या विद्यालय में ऐसी हिंसा के बारे में पता होने के बावजूद हमने उसे अनदेखा किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल उत्पीड़न पर सन 2007 में 13 विभिन्न राज्यों में किए गए अध्ययन में पाया गया है कि 50% बच्चों ने भावनात्मक और 69% बच्चों ने शारीरिक उत्पीड़न का सामना किया था। बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग द्वारा सन 2009-2010 में 7 राज्यों में किए गए अध्ययन के अनुसार शारीरिक दंड विद्यालयों में लगभग सर्वव्यापी है। इसमें 6,632 विद्यार्थियों का इंटरव्यू लिया गया था, जिनमें से केवल 9 बच्चों को इस प्रकार का दंड नहीं दिया गया था। डंडे से पीटना, थप्पड़ मारना, पीठ पर आघात या कान मरोड़ना। शारीरिक हिंसा लड़कों पर लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा की जाती है। सहपाठी और बड़े लड़के भी यह हिंसा करते हैं। अधिकतर यह धमकियों, तानों या अपमानजनक टिप्पणियों के साथ की जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1 दिसंबर 2000 में पारित एक निर्णय में राज्यों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि बच्चों को शारीरिक दंड ना मिले और वे भय से मुक्त होकर स्वतंत्र भाव से समानता के वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सकें। परंतु सामाजिक मानदंड शारीरिक हिंसा को कायम किए हुए हैं। आज भी बहुत से शिक्षक, अभिभावक और परिवार के सदस्य शारीरिक हिंसा द्वारा बच्चों को नियंत्रित और अनुशासित करते हैं। बड़े भाई बहन और विद्यार्थी छोटे बच्चों पर शारीरिक हिंसा करते हैं और इस तरह हिंसा का यह चक्र चलता ही जा रहा है। उत्पीड़न किसी भी प्रकार की भिन्नता के कारण हो सकता है, जैसे जातीय, सामाजिक या आर्थिक स्तर, रूप रंग, अक्षमता, शिक्षा या खेल में प्रदर्शन, लैंगिक पहचान अथवा यौन व्यवहार।
प्रायः हम ऐसे मामलों के बारे में सुनते हैं जिनमें विद्यार्थी को अपने ही साथियों या विद्यालय के स्टाफ द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। अश्लील बातचीत अथवा अनुचित वीडियो या चित्र दिखाने की रिपोर्ट भी अक्सर आती है। विकलांगता या आर्थिक, जातीय या शैक्षिक असमता बच्चों पर लिंग आधारित हिंसा के खतरे को बढ़ाती है। विकलांग बच्चों के साथ अन्य बच्चों की अपेक्षा ज्यादा बुलिंग की जाती है। निम्न सामाजिक या आर्थिक स्तर से आने वाले बच्चों पर भी ज्यादा हिंसा की जाती है। इसी प्रकार भिन्न यौन व्यवहार अथवा लिंग आधारित पहचान वाले बच्चे प्रायः अपने हम उम्र साथियों और वयस्कों द्वारा उपेक्षित और उत्पीड़ित किए जाते हैं। इसकी वजह लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में सीमित जागरूकता और जानकारी है। कुछ संगठन जनता में यह जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आयोजित वैश्विक युवा ऑनलाइन व्यवहार सर्वेक्षण में साइबर अपराध में भारत का तीसरा स्थान था। अपराधों में बच्चों की बदली हुई तस्वीर इंटरनेट पर डालना, घृणा वाले मेल, फर्जी प्रोफाइल्स और प्रथम आने वाले या कामयाब बच्चों को बदनाम करना या डराना धमकाना शामिल था। उदाहरण के लिए 24 साल के एक युवक को महाराष्ट्र में 13 साल की एक लड़की को अश्लील वीडियो भेजने के कारण साइबर अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया। युवक ने सोशल मीडिया पर खुद को लड़की दिखाते हुए एक फर्जी अकाउंट बनाया और लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। लड़की के रिक्वेस्ट स्वीकार करने के बाद उसने अश्लील वीडियो भेजना शुरू कर दिया। खुद को लड़की बताते हुए उसने लड़की को मुलाकात के लिए फुसला लिया। जब लड़की उससे मिली तब उसे एहसास हुआ कि वह एक जाल में फंस गई है। अब हम विद्यालय संबंधित लिंग आधारित हिंसा के मुख्य कारणों को समझेंगे। सामाजिक कारणों में वो मानदंड शामिल हैं जो कुछ वयस्कों जैसे कि शिक्षकों, देखभाल करने वाले लोग या माता-पिता को यह अधिकार देते हैं कि वो बच्चों को शिक्षित, अनुशासित और नियंत्रित कर सकते हैं। इस अधिकार और ताकत का दुरुपयोग प्रायः बच्चों पर शारीरिक और भावनात्मक हिंसा के रूप में होता है। बड़े विद्यार्थी भी अपने से छोटे विद्यार्थियों पर इसका दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब आपसे कहा जाता है अपने से बड़ों की इज्जत करो, यहाँ इज्जत से मतलब है कि उनकी आज्ञा का पालन करो, वो जो कह रहे हैं वैसा ही करो। जब बड़े बात कर रही हो तो बीच में मत बोलो, अपनी हैसियत में रहो। लिंग आधारित भेदभाव के कारण लोगों के साथ उनके लिंग के आधार पर भिन्न और पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जो लोग इन असमान सामाजिक मानदंडों को नहीं मानते, उनको दंडित करने के लिए रूढ़िवादी धारणा वाले लोग हिंसा का प्रयोग करते हैं। पुरुष को कमाना चाहिए, स्त्री को घर की देखभाल करनी चाहिए। एक ट्रांसजेंडर बच्चा विद्यालय में नहीं पढ़ सकता। लिंग आधारित भेदभाव के उदाहरण हैं। बाह्य कारणों में लड़ाई, दंगे, आधारभूत ढांचे का अभाव जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट ना होना, आय की असमानता, संसाधनों की कमी, शिकायत निवारण और रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु उचित सुविधाओं की कमी शामिल है। जुर्माना या दंड न मिलने की वजह से उत्पीड़क निडर महसूस करता है और हिंसा को जारी रखता है। पीड़ित व्यक्ति असहाय महसूस करता है तथा खुद को दोषी ठहराए जाने या शर्मिंदा होने की संभावना से चिंतित रहता है। इसके विपरीत उत्पीड़क स्वतंत्रतापूर्वक अपना कामकाज जारी रखता है। सोशल मीडिया भी इंटरनेट पर हिंसा को बढ़ाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि पर पुलिस बमुश्किल ही निगरानी रख पाती है या इन्हें नियंत्रित कर पाती है। कई कारणों से विद्यार्थियों पर विद्यालय संबंधित लिंग आधारित हिंसा होने का जोखिम बढ़ जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर उन विद्यार्थियों पर हिंसा की संभावना ज्यादा होती है जो 5 से 12 वर्ष की आयु के हों या जो विकलांगता के शिकार हों या जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान ना हो। परिवार के स्तर पर पुरुषवादी मान्यताएं, लिंग आधारित असमानता, शराबखोरी या यौन, भावनात्मक और शारीरिक हिंसा को सहन किया जाना और बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी आदि लिंग आधारित हिंसा होने का जोखिम बढ़ाती है। विद्यालय के स्तर पर लिंग आधारित हिंसा के प्रति
विद्यार्थियों और स्टाफ में जागरूकता की कमी, आचार संहिता का पर्याप्त ढंग से लागू न करना, अनुशासन के तरीके जो शारीरिक हिंसा का प्रयोग करते हैं, लैंगिक हिंसा पर अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण, ऐसे पाठ्यक्रम की कमी जो हिंसा को रोकने तथा लैंगिक समानता को बढ़ाने की सीख दें, हिंसा होने का जोखिम बढ़ाते हैं। समुदाय और सामाजिक स्तर पर खतरे के कारक हैं बच्चों को हिंसा से बचाने वाले कानून और नीतियों को पूरी तरह से लागू न करना, शिक्षा, कानूनी तंत्रों, स्वास्थ्य सेवाओं और बाल सुरक्षा संगठनों में समन्वय की कमी। विद्यार्थियों पर विद्यालय संबंधित लिंग आधारित हिंसा के कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं, खासकर उनके शैक्षिक प्रदर्शन, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य प्रभाव के अंतर्गत चिंता और निराशा, नींद और खानपान में गड़बड़, शराब अथवा नशीली दवाइयों का प्रयोग शामिल है। शैक्षिक प्रभाव के अंतर्गत एकाग्रता में कमी, कक्षा या विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने में कमी, अनुपस्थित रहना अथवा स्वाभिमान में कमी आने के कारण पढ़ाई छोड़ देना शामिल है। पीड़ित या दुर्व्यवहार का शिकार छात्र प्रायः असहाय और अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने में अक्षम महसूस करता है। इसके विपरीत दोषी खुद को बलवान और नियमों से परे समझने लगता है। कभी कभी दुर्व्यवहार का शिकार छात्र अपने से छोटे और कम शक्ति वाले लोगों पर हिंसा करता है और इस तरह वह भी उत्पीड़न करने लगता है। इस प्रकार की भावनाएं और हानिकारक व्यवहार विद्यालय के बाहर भी फैल सकते हैं। इस तरह असमानता तथा लिंग आधारित हिंसा समाज में और ज्यादा बढ़ सकती है। विद्यालय संबंधित लिंग आधारित हिंसा का सामना करने के लिए आप अनुचित व्यवहार को पूरी तरह बताएं और उन मान्यताओं या नियमों के बारे में बात करें जिन्हें वो व्यक्ति तोड़ रहा है। पहले गलत व्यवहार को ठीक से बताएं, जैसे कि मेरे ऊपर कामुक टिप्पणियां मत करो, यह यौन उत्पीड़न है, ऐसा करना बंद करो वरना मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा या करूंगी। गलत व्यवहार से आप पर पड़े असर को मैं का प्रयोग करते हुए बताएं। इस बात को साझा करें कि इससे आपको कैसा महसूस हुआ, जैसे मेरे रंग रूप को लेकर जब तुमने ताने मारे तो मैंने अपमानित महसूस किया। यह शरीर मैंने नहीं बनाया है और ना ही तुमने अपने शरीर को बनाया है। लोगों के रंग रूप के बारे में बात करने से बेहतर है कि हम लोगों के व्यवहार पर ध्यान दें। इस प्रकार का दृष्टिकोण उस व्यक्ति को जो हानिकारक काम कर रहा है सोचने पर मजबूर कर सकता है, उसको उसके शब्दों के प्रति और सजग रहने को प्रेरित कर उसके व्यवहार में बदलाव ला सकता है। उस व्यक्ति के प्रति अपमानजनक व्यवहार से बचें, प्रतिशोध अथवा जैसे को तैसा जैसी प्रतिक्रिया से भी बचें, जैसे तुम बुद्धू हो या तुमने कभी अपने चेहरे को देखा है। यदि विद्वेषपूर्ण, अनुचित अथवा अपमानजनक व्यवहार जारी रहता है तो आप किसी वयस्क को सूचित कर सकते हैं। आप किसी अन्य ग्रुप से जुड़ने या ऐसे लोगों से मित्रता बढ़ाने पर विचार कर सकते हैं जो आपका सम्मान करते हों। जब कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और आप असुरक्षित महसूस करें तो आप इन 3 चरणों का अनुसरण कर सुरक्षित हो सकते हैं। पहला, आवाज उठाएं या अपने हाव भाव से ना कहें। दूसरा, मौका मिलते ही उस व्यक्ति या स्थिति से दूर चले जाएं। ऐसी जगह जाएं जो बेहतर हो, जहां आसपास लोग हों। यदि आप ऑनलाइन बदमाशी के शिकार हो रहे हों तो इंटरनेट बंद कर दें। तीसरा, बताएं, यानी कि किसी भरोसेमंद वयस्क को घटना के बारे में सूचित करें जो इस घटना से उबरने में आपकी सहायता कर सके। साथ ही साथ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो वयस्क दोषी को ऐसा दुर्व्यवहार करने से रोके। घटना के बारे में तब तक लोगों को बताएं जब तक दोषी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती। दोषी को अपने दुर्व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। यदि आप अपना बचाव ना कर पाए हों या किसी को इसके बारे में ना बता पाए हों तो भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपको ग्लानि या शर्मिंदगी महसूस करने का कोई कारण नहीं है। जब आप स्वयं को बेहतर और पहले से ज्यादा सशक्त महसूस करें तब आप किसी भरोसेमंद वयस्क को इसके बारे में बता सकते हैं। आप कभी भी
बहुत समय बीत जाने के बाद भी इसके बारे में बता सकते हैं। विद्यालय संबंधित लिंग आधारित हिंसा का सामना करने के अतिरिक्त आप इस हिंसा के दर्शक भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने किसी मित्र अथवा सहपाठी के विरुद्ध हिंसा होते देखी हो। ऐसी स्थिति में खुद शिकार बनने का डर स्वाभाविक है। हो सकता है कि आप हस्तक्षेप करने से झिझके हों, यह सोचकर कि ऐसा करने या ना करने से आप ही को दोष दिया जा सकता है। आप सुरक्षित रूप से दूसरों की मदद इस तरह कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को दुर्व्यवहार का निशाना बनाया गया है, उसका विश्वास करें, उसको दोष ना दें, ना ही उस पर शक करें। आगे बढ़ें, कदम उठाएं, मूक दर्शक ना बने, क्योंकि आपकी चुप्पी या निष्क्रियता एक तरह से दोषी का समर्थन करती है और उसे दुर्व्यवहार जारी रखने में बढ़ावा देती है। साथ ही साथ पीड़ित स्वयं को अकेला और असहाय महसूस करता है। यह पूछकर औरों का ध्यान आकर्षित करें, यहाँ क्या चल रहा है? क्या तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता है? मदद के लिए पुकार लगाएं, अन्य लोगों को भी मदद करने के लिए बुलाएं। सुरक्षित रूप से हस्तक्षेप करें। इस प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखें कि दोषी उत्तेजित ना हो और ना ही भड़के। अपशब्दों या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। इसके बजाय ऊंची आवाज में कहें, रुक जाओ, बहुत हुआ, ये ठीक नहीं है। 3 चरण वाली नहीं चले जाओ बताओ पद्धति इस स्थिति में उपयोगी है, जिससे पीड़ित व्यक्ति कुछ मदद पा सकता है तथा दोषी को रोका जा सकता है। अपने उन सहपाठियों या मित्रों को सहयोग दें जो हिंसा के शिकार हुए हैं। आपका सहारा उनको आश्वस्त करने, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनको प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। उनको किसी भरोसेमंद और अधिकृत वयस्क को इस घटना के बारे में सूचित करने में सहयोग दें। इस मानसिक कष्ट के समय में आपका साथ उनको तनाव को झेलने और इससे बाहर आने में मदद करेगा। कभी-कभी विद्यार्थी अपने सहपाठियों एवं विद्यालय स्टाफ के प्रति आक्रामक अथवा अशिष्ट व्यवहार करते हैं। आप अपनी भावनाओं अथवा असहमति को हिंसात्मक तरीके के बजाय दृढ़ता और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना सीख सकते हैं। ऐसे दोस्तों व सहपाठियों का साथ ढूंढिए जिनमें आत्मविश्वास झलकता हो, जो सकारात्मक हों और आपस में सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देते हों। हम सब यह जानते हैं कि हमारा व्यवहार हमारे चरित्र को दर्शाता है। लोग हमारा व्यवहार देखकर हमारे बारे में धारणा बनाते हैं। इस तरह यह हमारे भविष्य को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसी वजह से अपने शब्दों व कार्यों के प्रति सजग होना महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब हम गुस्से में हों या परेशान हों। सभी बच्चों को सम्मान से जीने तथा स्वस्थ, सुरक्षित व मददपूर्ण माहौल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो आप उचित कदम उठा सकेंगे। अन्य बच्चे अपने अधिकारों के लिए कैसे खड़े हुए, इसके बारे में पढ़िए या चर्चा करिए। इससे आपको किसी भी दोषी के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस मिलेगा, चाहे वो परिचित हो या कोई अनजान व्यक्ति। विद्यालयों, घरों व समाज में कई प्रकार के औपचारिक व अनौपचारिक तंत्र हैं, जहां आप अपने साथ हुई हिंसा या जिस हिंसा के विषय में आपको जानकारी हो, उसके बारे में शिकायत या रिपोर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, विद्यालय या घर में किसी सुरक्षित वयस्क पर भरोसा करें और उन्हें बताएं। ये शिक्षक, परामर्शदाता, पिता या माँ, दादा-दादी, दोस्त के माता-पिता, बड़े भाई-बहन, चचेरे ममेरे भाई-बहन, चाचा या चाची भी हो सकते हैं। शिक्षक अथवा प्रिंसिपल को रिपोर्ट करें, चाहे अकेले या मिलजुल कर, लिखित में या मौखिक। हिंसा के बारे में लिखकर सुझाव या शिकायत पेटी में डालें। पुलिस अधिकारी, डॉक्टर अथवा नर्स को बताएं। पंचायत अथवा ग्राम सभा या बाल सभा को सूचित करें। चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर सहायता के लिए कॉल करें। बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग द्वारा ई-बॉक्स बनाया गया है, जहां ऑनलाइन रिपोर्ट की जा सकती है।
http://ncpcr.gov.in/user_complaints.php। आप सक्रिय रूप से इस विषय के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं और इन तंत्रों का प्रयोग करने पर जोर दे सकते हैं। आप विद्यालय के वातावरण को सुरक्षित बनाने वाली गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। कई कानून व संगठन बच्चों की सुरक्षा व सम्मान के अधिकार के संरक्षण में सहायता करते हैं। इनमें से सर्वाधिक उपयोगी है बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम यानी पोक्सो। यह अधिनियम लिंग निष्पक्ष है। हर बच्चा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित है। अभियुक्त को दोषी माना जाता है और उसे यह साबित करना पड़ता है कि उसने अपराध नहीं किया है। बच्चे को पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी वयस्क जो इस विषय के बारे में जानता है इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा सकता है। इसमें रिपोर्ट दर्ज कराने से लेकर ट्रायल तक बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं का उल्लेख है। बाल श्रम यानी प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम इस बात को सुनिश्चित करता है कि बच्चों से किसी खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं करवाया जाए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों व 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों की शादी प्रतिबंधित है। बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग एक सरकारी संस्था है जो बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करती है। उन्होंने बाल यौन शोषण की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक ई-बॉक्स की शुरुआत की है। किशोर न्याय अधिनियम उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। चाइल्ड लाइन एक 24 घंटा 7 दिन हेल्पलाइन भारत के कई शहरों में उपलब्ध है। बच्चे 1098 नंबर डायल कर सकते हैं व अपने कष्ट की सूचना दे सकते हैं। चाइल्ड लाइन सेवा विपत्ति में घिरे बच्चों की सहायता करती है। यूनेस्को की कार्यनीति बच्चों व युवाओं को सुरक्षित, समावेशी, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले शैक्षिक माहौल को प्राथमिकता देती है। यह संस्था सीखने व सिखाने वालों दोनों के लिए विद्यालय संबंधित लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिए काम कर रही है। यह सुरक्षित माहौल में शिक्षा मिलने से संबंधित सतत विकास लक्ष्य 4 में होने वाली प्रगति को नियमित रूप से मापने का कार्य भी कर रही है। धन्यवाद।